सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। कराची में पाकिस्तान स्टील के मुलाजमीन जबरी बरतरफियों के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। मुजाहिरीन ने रेलवे ट्रैक पर धरना देकर ट्रैक को ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, कराची में पाकिस्तान स्टील के मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। जबरी बरतरफियों के खिलाफ यह एहतजाज किया गया है। मुजाहिरीन ने रेलवे ट्रैक पर धरना देकर ट्रैक को ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से ट्रेन की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई है। गुज़िश्ता कई घंटे से यह एहतजाज का सिलसिला जारी है और इन मुजाहिरीन का मुतालबा है कि जब तक उनके ये तमाम मुतालबात नहीं माने जाएंगे तब तक वो एहतजाज जारी रखेंगे। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात हम जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदगान तनवीर बहलीम हमारे साथ मौजूद हैं, समीर नवाज़ भी हमारे साथ हैं, उनसे भी मज़ीद अपडेट्स हम जानेंगे। तनवीर बहलीम, आपकी जानिब आते हैं, ये बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है एहतजाज की? गुज़िश्ता कई घंटों से यहाँ पर मुजाहरा जारी है और ट्रैक भी मुकम्मल तौर पर बंद है, क्या कहते हैं मुजाहिरीन? देखिए, मुजाहिरीन इस वक्त बहुत गुस्से में, अगर कोई ये समझ रहा है कि चंद घंटों के बाद ये मुंतशिर हो जाएंगे तो बज़ाहिर ग्राउंड ऐसी नहीं लगती, क्योंकि इनकी जानिब से यहाँ पर खाना पकाया जा रहा है और अभी चंद लम्हों कबल ये ऐलान किया गया है कि जो इनकी खवातीन है बरतरफ मुलाजमीन की, वो भी इस धरने में शामिल होने के लिए आ रही है। गुज़िश्ता 6 से 7 घंटे हो चुके हैं जो मरकजी ट्रैक लाइन है पाकिस्तान रेलवे की बिन कासिम के मकाम से उसको बंद किया हुआ है मुजाहिरीन ने, और उनका 1 पॉइंट एजेंडा है कि जिस तरीके से उनको बरतरफ करते हैं, वक्फे वक्फे से नारे लगाए जाते हैं, साडा हक इत्थे रख, और यही नारे इनका जोश वलवला बढ़ा रहे हैं। और ये मुजाहिरीन का कहना है कि वो अपने आखिरी हरबे के तौर पर यहाँ पर पहुंचे हैं और वो किसी सूरत यहाँ से हटने को तैयार नहीं है जब तक उनके मुतालबात तस्लीम नहीं होते। इस मुजाहरे में बच्चे भी शामिल हैं, बुजुर्ग भी हैं। अब तो चंद लोगों बाद जैसा कि यहाँ पर मुजाहिरीन के रहनुमा खिताब फरमा रहे हैं कि जो खवातीन है वो भी धरने में शामिल हो जाएंगी और खाना यहाँ पक रहा है। अब पूरा इंतजाम करके आए, ऐसा लगता है कि मुकम्मल प्लानिंग के साथ आए कि अगर इनको 1 से 2 दिन यहाँ रहना पड़ता है अपने मुतालबात मनवाने के लिए तो ये यहाँ पर रहने के लिए हिचकिचाएंगे नहीं, क्योंकि इनसे जब हमारी बात हुई तो खासे मायूस और गमगीन और गुस्से में भी नजर आते हैं। उनका ये कहना था कि उनकी जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट इसलिए दिया गया था कि वो पाकिस्तान स्टील मिल को एक मुनाफा बख्श इदारा चलाएंगे, मगर उनकी जानिब से बंद कर दिया गया और यकदम जो 4,500 से ज्यादा मुलाजमीन है उनको जुम्बिश कलम बरतरफ कर दिया गया, जिसके खिलाफ आज वो सरापा एहतजाज है। ठीक है, सरापा एहतजाज है, अपने मुतालबात के हक में यहाँ पर बैठे हैं। साथ रहिएगा तनवीर बहलीम। आप समीर नवाज ही बताइएगा कि गुज़िश्ता कई घंटे से रेलवे ऑपरेशन मुतासर है। 5 ट्रेनें हैं जो कि अब तक ताख़ीर का शिकार हो चुकी हैं और यकीनी तौर पर जो इससे पीछे आने वाली ट्रेनें हैं वो भी मुतासर होंगी, वो भी ताख़ीर का शिकार होंगी। रेलवे इंतज़ामिया की जानिब से कोई कॉन्टेक्ट या राब्ता इन्हें करने की कोशिश की गई है ताकि रेलवे ऑपरेशन को किसी तरह से बहाल किया जा सके? बिल्कुल, जिस तरह से तनवीर ने बताया कि गुज़िश्ता कई घंटों से यहाँ पर एहतजाज का सिलसिला जारी है। 5 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है कि जब रेलवे ट्रैक पर दोनों अतराफ आने और जाने वाले दोनों ट्रैक्स पर ये मुजाहिरीन जो स्टील मिल्स के बरतरफ किए गए एम्प्लॉयज़ हैं वो धरना दिए बैठे हैं और अब तक इनसे ना ही किसी विफाक के नुमाइंदे ने ये धरना ख़त्म करने के हवाले से बातचीत की है, इनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करने के हवाले से बातचीत की गई, बल्कि रेलवे इंतज़ामिया की जानिब से भी किसी किस्म का कोई अब तक इनको यकीन दहानी नहीं करवाई की गई है और ना ही किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात का आगाज़ हो सका है। और इसकी वजह से जो 5 ट्रेनें ताख़ीर का शिकार हैं जिन्हें दोपहर 1 से 3 बजे के दरमियान कराची कैंट स्टेशन पहुंचना था वो अब तक अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकी हैं और बिन कासिम और धाबे जी के नज़दीक अतराफ के इलाकों में वो खड़ी हुई हैं। जबकि जो कैंट स्टेशन से अंदरूने मुल्क रवाना होने वाली ट्रेनें थी जो शाम 6 और 7 बजे के औकात और इसके बाद की ट्रेनें हैं वो भी अभी तक कंफर्म नहीं हो सकी हैं, क्योंकि अगर वो ट्रेनें वहाँ से रवाना कर दी जाती हैं तो यहाँ पर ट्रैक पर धरना दिया हुआ है मुलाजमीन ने बरतरफ किए गए स्टील मिल्स के, तो खदशा ये है कि शायद उन ट्रेनों को भी रोक लिया जाएगा। लिहाजा अभी तक कैंट स्टेशन से भी शायद ट्रेनें वो तमाम तर रवाना नहीं की जा सकेंगी और यहाँ पर जो धरना दिया हुआ है, मेरे कैमरा मैन अगर आपको दिखा सके
चुके हैं राहील अहमद। तो यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगी कि अंधेरे की वजह से कोई ज़्यादा वाज़ेह मंजर तो नहीं है, लेकिन नीचे आग जलाकर और जो रोशनी का इंतज़ाम लोग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई लाइटिंग का प्रॉपर सिस्टम नहीं है। लेकिन सैकड़ों की तादाद में इस वक्त ये बरतरफ किए गए स्टील मिल के मुलाजिमीन मौजूद हैं, जिन्होंने रेलवे के दोनों ट्रैक जो हैं वो बंद कर दिए हैं। आने और जाने वाले दोनों ट्रैक पर इस वक्त ये मुलाजिमीन धरना दिए बैठे हुए हैं। और जिस तरह से तनवीर ने कहा कि अब से कुछ देर कबल ऐलान किया गया है कि जो खवातीन भी एम्प्लॉयज़ में शामिल थी जो बरतरफ की गई हैं इस हुक्म के नतीजे में, वो भी अब से कुछ देर में इन मुजाहिरीन को ज्वाइन करेंगी। और मुतालबा इनका यही है कि जब तक इनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना कर दिए जाएँ, जब तक इनकी मुलाजमतें पर इनको बहाल ना कर दिया जाए और ये यकीन दहानी ना करवा दी जाए कि उनको मुलाजमतों से फारिग नहीं किया जाएगा, धरने का ये सिलसिला जारी रहेगा। और जो मुजाहिरीन इस वक्त ट्रैक्स पर बैठे हुए हैं वो किसी तरह से इस मूड में नज़र नहीं आते कि बआसानी वो ट्रैक को क्लियर कर देंगे और ट्रेनों को आने और जाने का रास्ता मिल सकेगा। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है, ये लोग भी अपने मसाइल लेकर यहाँ पर मौजूद हैं। देखना ये है कि क्या हिकमत अमली इख्तियार की जाती है। बहुत शुक्रिया समीर नवाज आपका। तनवीर बहलीम हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। MQM पाकिस्तान ने भी स्टील मिल पर वफाकी हुकूमत का फैसला मुस्तरद कर दिया। ऑल पाकिस्तान स्टील मिल एक्शन कमेटी के वफ़द से मुलाकात में डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि गोल्डन हैंडशेक के नाम पर मुलाजमीन को दी जाने वाली खैरात और जबरी बरतरफ किए जाने वाले अमल को मुस्तरद करते हैं। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने भी इस अमल की शदीद मज़म्मत की है। उनका ये कहना है कि गोल्डन हैंडशेक के नाम पर जो मुलाजमीन को खैरात दी गई और जो जबरी बरतरफ किए गए हैं, इस अमल को हम मुस्तरद करते हैं। हसन अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं। हसन अब्बास बताएगा, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का क्या रद्द-ए-अमल आया इस पर? हसन अब्बास से दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। MQM पाकिस्तान ने भी स्टील मिल पर जबरी बरतरफी का अमल मुस्तरद करते हैं। उनका ये कहना था कि इन तमाम लोगों को बहाल किया जाना चाहिए और जो गोल्डन हैंडशेक के नाम पर इन्हें मुलाजमत से हटाया गया है, इनकी मुलाजमतें दोबारा से बहाल होनी चाहिए। MQM पाकिस्तान ने भी वफाकी हुकूमत के इस फैसले को मुस्तरद कर दिया है। वाज़ेह रहे कि स्टील मिल मुलाजमीन अपने मुतालबात के हक़ में गुज़िश्ता कई रोज़ से एहतजाज और मुजाहिरों का सिलसिला जारी रखे हुए हैं और अब वो रेलवे ट्रैक पर मौजूद हैं, जिसकी वजह से जहाँ मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है, वहीं इलाका मकीन भी शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। ताहम इन मुलाजमीन का ये कहना है कि जब तक इन्हें बहाल नहीं किया जाता ये एहतजाज जारी रहेगा। हसन अब्बास एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। हसन बताएगा, MQM पाकिस्तान का क्या रद्द-ए-अमल आया इस हवाले से? जी बिल्कुल, MQM पाकिस्तान ने अपनी इत्तेहादी जमात और हुकूमती जमात PTI के जो फैसला है उसको मुस्तरद कर दिया है, जो उनका स्टील मिल मुलाजमीन के लिए था। स्टील मिल के जो मुलाजमीन का वक्त है और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के दफ्तर में खालिद मकबूल सिद्दीकी से मुलाकात की और अपने तमाम तर मुतालबात और तहफ़्फ़ुज़ात जो थे वो सामने रखे। और खालिद मकबूल सिद्दीकी का ये कहना था कि हुकूमत को तमाम तर सूरत हाल पर जो है वो नजर फ़ानी करना चाहिए और जो तमाम तर फैसले किए गए हैं स्टील मिल मुलाजमीन के लिए उसको मुस्तरद करती है MQM पाकिस्तान और फौरी तौर पर जो है वो मुलाजमीन के लिए कोई ऐसी बेहतर और मौसर हिकमत अमली बनाई जाए जिससे जो है वो उनको बेहतर जो है वो मौके मिल सके आगे। और आज हमने देखा कि एक जानब जो है वो हुकूमत की इत्तेहादी तो MQM जरूर है, लेकिन अक्सर और बेशतर चीज़ों के अंदर जो है वो हमें हुकूमत और MQM पाकिस्तान के दरमियान जो है वो इख्तिलाफ दिखाई देता है। एक जानब जो है वो कहा यह जाता है कि हम दोनों जमातें जो है वो इत्तेहादी, और दूसरी जानब हम देख रहे होते हैं कि पॉलिसीज के ऊपर जो है वो इत्तेफाक दिखाई नहीं दे रहा होता। जो मुलाजमीन है स्टील मिल के, उनकी जानिब से जो है वो शदीद रद्द अमल जो है वो सामने आया है। मुख्तलिफ जो है वो जगहों पर एहतजाज किया गया, स्टील मिल के बाहर भी एहतजाज किया गया, रेलवे ट्रैक पर भी जो है वो बंद किया गया। और आज हमने देखा कि किस तरीके से जो है वो सूरत हाल संगीन होती जा रही है दिन ब दिन, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है। स्टील मिल मुलाजमीन का जो एहतजाज है ठीक, तो MQM पाकिस्तान ने भी इस पर तनकीद की है। बहुत शुक्रिया हसन अब्बास अपडेट करने के लिए। वफाकी हुकूमत गुस्साखाना खाकों के मामले पर फ्रांस से ताल्लुकात ख़त्म करने का फैसला न कर सकी। इजलास में फ्रांस से सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने का एजेंडा ड्रॉप कर दिया गया। इजलास में PDM के मुल्तान जलसे का भी जिक्र हुआ। वज़रा ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में PDM के जलसे कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। वफाकी काबीना का इजलास हुआ वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत, जिसमें कई अहम मामलात ज़ेर बहस आए। तफसीलात जान लेते हैं, अवैस कयानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, अपडेट कीजिएगा, वफाकी काबीना के इजलास के हवाले से कौन कौन से मामलात थे जिन पर बात हुई?
17 नुकाती जो तवील एक एजेंडा है उस पर तफसीली जो है मुशावरत हुई है, सियासी माशी सूरत हाल पर बात हुई है। लेकिन जो आज जो सबसे बड़ी जो खबर आनी थी, जो 6 नंबर एजेंडा था कैबिनेट का, उसको ड्रॉप कर दिया गया है और वो फ्रांस से ताल्लुकात ख़त्म करने के हवाले से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पिटीशन के हवाले से जो मामला टेकअप हुआ था वफाकी काबीना में, उस एजेंडे को जो है वो ड्रॉप कर दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ सबसे अहम खबर आज ये है कि कोरोना वैक्सीन की जो खरीदारी के लिए $150 मिलियन की जो रकम जो है वो मुख्तस कर दी गई है। और ना सिर्फ रकम रखी गई है बल्कि ये भी बताया गया, इसकी प्रायोरिटी भी तय की गई है कि इनिशियली तौर पर जो फ्रंट लाइन पर जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको वैक्सीन जो किया जाएगा, उसके बाद 65 साल की जो एज है उनको वैक्सीन किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो सऊदी अरब में जो फंसे जो 1500 पाकिस्तानी हैं उनके लिए जो है 2 खुसूसी परवाजें चलाई जाने का जो है फैसला हुआ है। इसके साथ आज असूली तौर पर जो सर्दियों में गैस लोड शेडिंग के हवाले से जो लोड मैनेजमेंट प्लान है उसकी मंजूरी दी गई है और उसकी तरजीहात जो है वो घरेलू सार्फिन होंगे। इसके साथ जो पीडीएम के जो जलसे के हवाले से मुशावरत हुई है उस पर हमारे जो ज़राए बता रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी और दीगर जो वुज़रा हैं उन्होंने कंसर्न शो किया है कि जो मिस मैनेजमेंट थी पंजाब गवर्नमेंट की उसको मिस हैंडल किया गया है, जिसकी वजह से अपोजिशन को उसका फायदा हुआ है। और उसके बाद जो कोरोना की जो सूरत हाल है उस पर तफसीली जो है मुशावरत की गई है। इसके साथ जो दीगर इदारों की जो हेड्स की जो तैनाती वो हुई है। ठीक है, तो तफसीली मामलात इस पर बहस किए गए हैं। बहुत शुक्रिया अवैस कयानी अपडेट करने के लिए। डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक ने पीडीएम को 13 दिसंबर को जलसा करने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। 13 दिसंबर के जलसे की इजाज़त के लिए मुस्लिम लीग नून के सेनेटर राना मकबूल, साबिक मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद, रुकने असम्बली समीउल्लाह खान, राजा खुरम इम्तियाज़ इलाही ने डिप्टी कमिश्नर को दरख्वास्त दी है, जिसमें कहा गया है कि लोगों को 6 फीट के फासले पर बिठाया जाएगा, जबकि शहरियों में 5 लाख मास्क बांटे जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक ने पीडीएम को 13 दिसंबर को जलसा करने की इजाज़त देने से इनकार किया है। 13 दिसंबर के जलसे की इजाज़त के लिए मुस्लिम लीग नून के सेनेटर राना मकबूल, साबिक मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद, रुकने असम्बली समीउल्लाह खान, राजा खुरम इम्तियाज़ इलाही ने डिप्टी कमिश्नर को दरख्वास्त दे दी है। शिबली फराज ने वफाकी काबीना के इजलास के बाद नई हिकमत अमली का ऐलान कर दिया है। कहते हैं कि अपोजिशन जलसे करे, हुकूमत को कोई मसला नहीं, लाहौर जलसे में जो मर्जी जाए, कोई एतराज़ नहीं। कोविड के दौरान जलसे जुलूसों पे पाबंदी है और कोई बज़िद है कि वो आवाम को इस खतरे में झोंके तो आवाम उसका हिसाब लेंगे, क्योंकि जानबूझकर अगर ये अपने आप को सियासी कायदीन कहते हैं तो उसके बावजूद लोगों को खतरे में डालना ये कहाँ की मंतक है। ना हम जलसों से घबराते हैं ना घबराएंगे। अभी लाहौर में भी जो जलसा इनका होने वाला है, गो के हम गाहे बगाहे हालात को ऑब्जर्व करते रहेंगे, लेकिन इस वक्त तक जो हमारी जो हिकमत अमली है वो यही है कि हम नहीं रोकेंगे। पाबंदी है जलसे पे, जाना है जाए कि हम देख लें कि इनकी हैसियत क्या है, और अगर इन्होंने जाहिर है कि हम उन लीडरान के खिलाफ एक्शन लेंगे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के ज़ेली कमेटियों के चेयरमैनों ने नैब और FIA के खिलाफ शिकायतों के अंबार लगा दिए। शिकायत पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के आइंदा इजलास में चेयरमैन नैब और DG FIA को तलब करने का फैसला कर लिया गया है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की ज़ेली कमेटियों के चेयरमैनों ने नैब और FIA के खिलाफ शिकायतों के अंबार लगा दिए। तफसीलात जान लेते हैं। ब्यूरो चीफ डिप्टी ब्यूरो चीफ इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान मलिक बताएगा क्या शिकायत सामने आई हैं इस हवाले से। देखिए, आज इन कैमरा इजलास में FIA और नैब के हवाले से जो शिकायत लगी उसमें ये बताया गया कि करप्शन के जो केसेस हैं उन्हें निपटाने में नैब और FIA ताउन नहीं कर रहे। ब्यूरोक्रेसी और ऑडिट हुकाम भी एकामात पर अमल दरामद नहीं करते। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जितनी भी ज़ेली कमेटीज हैं, ये उनके चेयरमैन की मरकजी कमेटी के चेयरमैन के साथ इजलास था, जिसमें बताया गया कि DG FIA और चेयरमैन नैब को तलब किया जाए और उनसे पूछा जाए कि उनके इदारे ताउन क्यों नहीं कर रहे। जिस पर कमेटी ने फैसला किया है कि आइंदा इजलास में चेयरमैन नैब और DG FIA दोनों को बुलवाया जाएगा और उनसे बातपुरस की जाएगी कि वो क्यों कायमा जो पब्लिक अकाउंट कमेटी की सब कमेटियां उनके साथ ताउन क्यों नहीं करते, जो रिकॉर्ड फराहम किया जाता है उस पर एक्शन क्यों नहीं होता। ये भी कहा गया कि जो सियासी नोयत के केसेस हैं उन पर तो फौरी कार्रवाई होती है, लेकिन जो माली करप्शन के वजारती केसेस होते हैं उनको सर्द खाने में रखा जाता है। जी ठीक है इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया आपका।
اور نیب مولانا فضل الرحمان کے خلاف سرگرم ہو گئی۔ آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس کی تفتیش کے لیے ان کے قریبی 2 ساتھیوں کو طلب کر لیا ہے۔ گل اصغر اور نور اصغر 10 دسمبر کو پشاور نیب دفتر طلب کیے گئے ہیں۔ دونوں کو مولانا فضل الرحمان کیس میں انکوائری کے لیے طلب کیا گیا ہے۔ اسی بارے میں بات کریں گے، JUI کے رہنما مولانا عبدالغفور حیدری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مولانا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ نیب ایک بار پھر سے سرگرم ہے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے 2 قریبی ساتھیوں کو 10 دسمبر کو طلب بھی کر لیا گیا ہے، کیا کہیں گے سر آپ اس حوالے سے؟ جن 2 آدمیوں کا نام آپ نے دیا، میں نے تو زندگی میں کبھی نہیں سنا کہ یہ لوگ مولانا صاحب سے کے ملنے والے ہیں، تو آپ نے تو ان کو قریبی دوست ثابت کر دیا۔ میں پارٹی کا سیکرٹری جنرل ہوں اور 25-30 سال سے ہم ساتھ رہ رہے ہیں اور ایک دوسرے کے دوستوں سے بھی واقف ہے، پارٹی کارکنوں سے۔ آپ سے میں یہ نام سن رہا ہوں، لیکن چلو جس طرح جن لوگوں نے ان کے نام لیے ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ساری چیزیں بقیتی پر مبنی ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا دامن صاف ہے، صاف رہا ہے اور انشاءاللہ صاف رہے گا۔ یہ جو چیزیں اچھالی جا رہی ہے، یہ جب زور پڑتا ہے مولانا فضل الرحمان کا حکومت پر، تو حکومت جو ہے وہ نیب کو استعمال کرتی ہے۔ تو مجھے نہیں معلوم کہ اس طرح کے بیانات سے وہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو واضح طور پہ کہا ہے کہ نیب کا اگر مجھے نوٹس آئے گا تو میں اس کو پھاڑ کے پھینک دوں گا۔ تو اب جب ایک آدمی تمہارے اس قسم کے ہتھ کنڈوں سے بلیک میل نہیں ہو رہا، مزید اس طرح افواہیں پھیلانا اور اس طرح خبریں چلانا کسی کو بلیک میل کرنے کے لیے، بلیک میل وہ ہوتے ہیں جن کا دامن صاف نہیں ہوتا۔ اس لیے میں تو اس کو کنڈم کرتا ہوں اور اس کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ مولانا صاحب فرمازی میں بھی اس طرح دشمنوں نے الزامات لگائے، بہت کچھ کیا، لیکن ایک بھائی بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ موجودہ حکومت روز اول سے زور لگا رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز ثابت ہو جائے، کوئی چیز ثابت نہیں ہو سکتی۔ نیب والے بیچ میں آ گئے، ان کو بھی شرمندگی ہوئی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کردار کشی کی ایک مہم ہے، جس سے نہ مولانا صاحب مروب ہوں گے، نہ جمعیت مروب ہوگی، نہ ہم میں سے کوئی مروب ہوگا۔ تو اس لیے یہ کرتے رہے، بکواس کرتے رہے، غلط بیانیاں کرتے رہے، لیکن ہوگا کچھ نہیں انشاءاللہ۔ ٹھیک، مولانا عبدالغفور حیدری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ BNP مینگل وزیر اعلیٰ بلوچستان کے خلاف متحرک ہو گئی۔ ذرائع کے مطابق سردار اختر مینگل کا عوامی نیشنل پارٹی بلوچستان کی قیادت کے ساتھ پہلا باضابطہ رابطہ ہو گیا۔ اختر مینگل کا ANP بلوچستان کی قیادت سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ بلوچستان کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ عثمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں۔ عثمان خان، اپڈیٹ کیجیے گا اس بارے میں۔ جی بالکل، بلوچستان نیشنل پارٹی وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کے خلاف متحرک ہوگی اور BNP کے سربراہ اختر مینگل کا عوامی نیشنل پارٹی بلوچستان کی قیادت کے ساتھ رابطہ ہوا ہے۔ ذرائع کے مطابق اختر مینگل نے ٹیلی فونک رابطے میں بلوچستان کی سیاسی مستقبل کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا ہے۔ BNP مینگل اور ANP بلوچستان کی قیادت کے درمیان جلد ملاقات پر اتفاق ہوا ہے۔ ذرائع کے مطابق BNP مینگل کی خواہش ہے کہ سیاسی جماعتوں سے مل کر تحریک مساوات کے لیے تعداد پوری کی جائے، جبکہ ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ ہم خیال جماعتوں کو ساتھ مل کر تحریک جماعت کی جانب بڑھیں گے۔ عوامی نیشنل پارٹی بلوچستان میں جو باپ ہے اس کی اتحادی ہے اور ان کے پاس بلوچستان اسمبلی میں 4 نشستیں ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ سپریم جوڈیشل کونسل کے فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جج شوکت عزیز صدیقی کی اپیل سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ 9 دسمبر کو اس کیس کی سماعت کرے گا۔ سپریم جوڈیشل کونسل کے فیصلے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جج شوکت عزیز صدیقی کی اپیل سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں، امانت گشکوری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ امانت، بتائے گا کون کون سے جج صاحبان شامل ہیں اس بینچ میں؟
جی بالکل، اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جج جسٹس شوکت علی صدیقی نے سپریم جوڈیشل کونسل کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کر رکھا ہے اور ان کی اپیل جو ہے وہ 9 دسمبر کو سماعت کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ جسٹس عمر عطا بلیاغ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 5 رکنی لارجر بینچ ہے۔ اس سے قبل جو ہے جسٹس فیصل عرب 5 رکنی بینچ کا حصہ تھے، تاہم جسٹس فیصل عرب کی ریٹائرمنٹ کے بعد آپ جسٹس سجاد علی شاہ جو ہیں ان کو 5 رکنی لارجر بینچ میں شامل کیا گیا ہے، جو کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے فیصلے کے خلاف جسٹس شوکت علی صدیقی کی اپیل پر سماعت کریں گے۔ جسٹس شوکت علی صدیقی کی اپیل پر ایک مرتبہ سماعت ہو چکی ہے، تاہم عدالت کی جانب سے کچھ قانونی جو نکات تھے وہ اٹھائے گئے تھے اور کرونا وائرس کے باعث کیس کی سماعت دوبارہ نہیں ہوئی تھی، اور جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کا کیس کا فیصلہ آنے کے بعد عدالت نے کہا تھا کہ دوبارہ کیس فکس کریں گے، تو کیس جو ہے 9 دسمبر کو اب سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ اسلام آباد میں بلدیاتی نظام غیر فعال ہو گیا، بیشتر محکموں کی مشینری بھی خراب ہو گئی، جس کے بعد سی ڈی اے نے کام سر انجام دینے کے معاملے پر ہاتھ کھڑے کر دیے۔ ہیلتھ سروسز، ڈی ایم اے، سپورٹس اینڈ کلچر کی متعدد گاڑیاں خراب ہو چکی ہیں۔ سابق میئر شیخ انصر کے مستعفی ہونے کے بعد آج تک ایوان کا اجلاس بھی نہ بلایا جا سکا۔ اسی پر بات کریں گے ہمارے نمائندے ولید چودھری سے۔ ولید، بتائیے گا اس حوالے سے۔ دیکھیں، جو وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کا جو پہلا بلدیاتی ادارہ تھا، اس کے حوالے سے اگر بات کریں تو وفاقی حکومت کا یہ وعدہ رہا برسر اقتدار آنے سے پہلے بھی کہ جو لوکل گورنمنٹ ہے اس کو اسٹرینتھن کریں گے، اس کو مضبوط بنایا جائے گا، لیکن اسلام آباد کا جو بلدیاتی ادارہ ہے وہ اس وقت بالکل غیر فعال ہونے کے قریب جو ہے وہ پہنچ چکا ہے، کیونکہ جو پہلے جس وقت جو سابق میئر اسلام آباد شیخ انصر عزیز جس وقت میئر کے عہدے پر موجود تھے، تو اسی وقت جو مختلف ادارے ہیں جس میں خاص طور پر سی ڈی اے اور ایم سی آئی ہے، اس کے درمیان جو اختیارات ہیں اور جو شعبوں کی جو منتقلی ہے اس پر خاصی چپکلش جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی تھی، لیکن ان کے استعفے کے بعد جو اس وقت میٹروپولیٹن کارپوریشن ہے اسلام آباد کی، وہ مکمل طور پر غیر فعالی کی طرف جو ہے وہ پہنچنے والی ہے، کیونکہ پہلے ہی جو مختلف شعبہ جات ہیں جس میں انوائرمنٹ تھا، جس میں واٹر سپلائی ہے، جس میں سینیٹیشن ہے، جس میں انوائرمنٹ کا پورا جتنے سب ڈویژنز ہیں اس کی ان تمام جو ہے وہ سی ڈی اے کو منتقل کیا جا چکا ہے، لیکن جو سی ڈی اے سے کو منتقل نہیں ہوا اور جو ایم سی آئی کے پاس موجود ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ عمر کوٹ میں احساس کفالت پروگرام میں پیسوں کی کٹوتی کے انکشاف پر ٹائیگر فورس کو جان کے لالے پڑ گئے۔ 24 نیوز پر خبر نشر ہونے کے بعد مستحقین کو کاٹے گئے 500 روپے واپس ملنے لگے۔ 500 کٹائیں، 1150 روپیہ ملے ہیں۔ 500 روپیہ کٹائیں، 2 روپیہ کٹانا ہے، 500 روپیہ کٹانے پہ 11,500 دین پہ۔ زیادہ 500 روپیہ کٹانے زوری منٹو کوئی تو کون تا دین، اساں 11,500 ڈنا ہے، گھنی فتکوں تو کون تا دین، اساں غریب مانو ہے، اساں کٹیو چھڈندا با 500 کٹے نا با زیادہ ڈنا تھا نا، برابر ہمارے کو ملا تھا، اس میں سے 500 کاٹ لیا تھا، یہ چینن آیا ہمارے کو 500 واپس ملی، آپ کی بہت مہربانی۔ کرونا کے بڑھتے کیسز کے باعث ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے شہر کے تمام ریسٹورنٹس میں کھانے پر پابندی عائد کر دی ہے، تاہم صرف آؤٹ ڈور سروس اور کھلی جگہوں پر کھانے کی اجازت ہوگی۔ اسی بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں، بلال ورک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بلال، بتائے گا کیا ہدایات جاری ہوئی ڈپٹی کمشنر کی جانب سے؟ جی بالکل، اسلام آباد میں کرونا کے بعد بڑھنے لگے ضلع انتظامیہ نے شہر کے تمام ریسٹورنٹ میں کھانے پر پابندی عائد کر دی، صرف آؤٹ ڈور سروس جو ہے وہ جاری رہے گی، پابندی پر سختی سے عمل کروائیں گے۔ ڈی سی حمزہ شفقات نے ابھی بھی ٹویٹ کیا ہے، صرف ٹیک اویز اور کھلے علاقے میں باہر کھانے کی اجازت ہوگی۔ تمام اسسٹنٹ کمشنر، سب ڈویژنل میجسٹریٹ فیلڈ میں نکل گئے ہیں اور تمام جو ریسٹورنٹس کو ہے بند کروایا جا رہا ہے۔ کرونا انفیکشن کی روک تھام کے لیے وبائی امراض ایکٹ کے تحت جاری کردہ احکامات کو یقینی بنائیں گے۔ یہ ڈی سی اسلام آباد نے جو ہے ابھی ٹویٹ کیا ہے اور اس میں انہوں نے واضح طور پہ احکامات جاری کیے ہیں کہ انڈور جو تمام ریسٹورنٹ جو سروس دے رہے تھے اس کو فوری طور پر بند کر دی جائے گی۔ ٹھیک ہے بلال ورک، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ کراچی میں برٹش ڈیپٹی ہائی کمشنر مائک نتھارینکس فریئر ہال پہنچ گئے، جہاں ایڈمنسٹریٹر کراچی افتخار شلوانی نے انہیں فریئر ہال کا دورہ کرایا۔ کراچی میں برٹش ڈیپٹی ہائی کمشنر مائک نتھاریانکس فریئر ہال گئے، یہاں پر ایڈمنسٹریٹر کراچی افتخار شلوانی نے ان کا استقبال کیا اور انہیں فریئر ہال کا دورہ بھی کروایا۔ جاڑے کی ٹھنڈی راتوں میں کھانے پینے کی دکانوں پر رش بڑھ جاتا ہے۔ جب بات ہو مچھلی کی تو شہر کاد میں ان دنوں گرل فش شہریوں کی خاص توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ سمیر نواز کی رپورٹ اسی بارے میں ہے۔
गर्मा गर्म, खस्ता, करारी और मसालेदार, बच्चे बड़े बुजुर्ग सब ही मछली खाने को तैयार। कहीं मसाला लगाकर मछली को रखा गया है तो कहीं तेल में फ्राई किया जा रहा है। इन दिनों कराची वालों की खास तवज्जो का मरकज बन गई है ग्रिल फिश, जिसको 9 किस्म के खुश्क मसाला जात लगाकर तैयार किया जाता है। घरों की रेसिपी मेरे ख्याल में जैसे ग्रिलिंग का यहाँ पे जैसे जिस तरीके से दिया हुआ है, ऑब्वियसली वैसे घर में नहीं होता। बारबेक्यू का पूरा सेटअप करें और ऑब्वियसली बकरा ईद पे करना इज डिफरेंट, मगर एक फिश के लिए करना बहुत डिफरेंट हो जाता है, तो इस वजह से टेस्ट डिफरेंट होता है। ग्रिल फिश का ऑर्डर दिएगा और फिंगर, जी हाँ, स्पाइसी पसंद। मुझे फिंगर फिश बहुत अच्छी लगती है यहाँ की, और साथ में चाट मसाला भी डालकर। स्पाइसी फूड पसंद है? हाँ। हीरा खाई है, बहुत अच्छी लगी, और एक डांगी खाई थी। ग्रिल फिश बनाने वालों का कहना है कि जायके की वजह से पूरा साल लोग आते हैं, लेकिन सर्दियों में रश बढ़ जाता है। ग्रिल भी मिलता है, यहाँ फ्राई भी मिलता है। हमारे यहाँ दूर दूर से कस्टमर आते हैं, हैदराबाद से आते हैं, सिंध से कस्टमर आते हैं। तकरीबन कम से कम नहीं, हमारे तो एक रात में कम से कम 700 से 800 कस्टमर यहाँ पे आते हैं। और माशाल्लाह हमारी ग्रिल फिश जिसने भी खाई है वो दूर से, सिंध से हो, डिफेंस से हो, DHS से हो, हमारे पास जरूर आता है कल्चर फिश। दही और मसालों के आमेजे में कोयलों पर पकी मछली के जायकेदार खुशबू ने हर किसी को अपनी लपेट में ले रखा है। कराची में सर्दी थोड़े अरसे की मेहमान होती है और ऐसे में ग्रिल्ड फिश की खुशबू ने शहरियों को अपना दीवाना बना रखा है। कैमरामैन जहांजेब अली के हमरा समीर नवाज, 24 न्यूज़, कराची। कराची कैंट स्टेशन पर मुसाफिर ख्वार होकर रह गए हैं। स्टील मिल मुलाजमीन के एहतजाज के बायस मुतादिद ट्रेनें ताख़ीर का शिकार हैं, जिससे मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। आपको अपडेट कर रहे हैं, कराची कैंट स्टेशन पर मुसाफिर शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। स्टील मिल मुलाजमीन ने रेलवे ट्रैक पर धरना दिया हुआ है। मुजाहिरीन की वजह से ट्रेन की आमदरफ्त भी मुतासिर हुई है और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कराची कैंट स्टेशन पर बड़ी तादाद में मुसाफिर मौजूद हैं जिन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है और ट्रेनों की ताख़ीर के बायस मुसाफिर यहाँ पर ख्वार होकर रह गए हैं, जबकि दूसरी जानिब जो मुसाफिर इस वक्त ट्रेनों में मौजूद हैं वो भी इस वक्त शदीद मुश्किलात से दो चार हैं, चूँकि रेलवे ट्रैक पर स्टील मिल मुलाजमीन धरना दिए बैठे हैं और उनका ये कहना है कि जब तक उनके मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते वो यहाँ से उठकर नहीं जाएंगे, चाहे उन्हें पूरी रात यहाँ बैठना पड़े। हसन अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। हसन, बताएगा कैंट स्टेशन पर क्या सूरत हाल है अभी? जी देखें, एक जानिब हुकूमत की नाक़िस पॉलिसियों की वजह से जहाँ पर स्टील मिल के मुलाजमीन परेशान कराची से लाहौर और लाहौर से दिल्ली जा रही थी, इसके अलावा मुताबिक ऐसी ट्रेनें हैं जो मुख्तलिफ पाकिस्तान के शहरों से कराची पहुँचती हैं। तो यहाँ पे शहरी मौजूद है, यहाँ पे सफर करना चाह रहे हैं और ठीक है हसन अब्बास, आप साथ ही रहेगा, मजीद अपडेट्स भी आपसे जानेंगे। इस वक्त कराची कैंट स्टेशन पर मुसाफिर बड़ी तादाद में मौजूद हैं जिन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है और ट्रेनों की ताख़ीर की वजह से मुसाफिर यहाँ पर ख्वार होकर रह गए हैं। कराची एक्सप्रेस, रहमान बाबा एक्सप्रेस, ग्रीन लाइन, शाह हुसैन एक्सप्रेस और तेज़गाम इस वक्त ताख़ीर का शिकार हैं और ये ट्रेनें कई घंटे ताख़ीर होने के बायस मरीज यहाँ पर जो मुसाफिर हैं वो ख्वार होकर रह गए हैं। स्टील मिल वर्कर्स के एहतजाज के बायस ये ट्रैक मुकम्मल तौर पर बंद है, ट्रेनों की आमदोरफ्त बिल्कुल मुअत्तल हो चुकी है, जिससे लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हसन अब्बास हमें कराची कैंट स्टेशन से अपडेट कर रहे हैं। हसन, अपडेट कीजिएगा। स्टेशन से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं जहाँ पे हुकूमत की नाक़िस पॉलिसियों से एक जानब हम देख रहे हैं कि स्टील मिल के मुलाजमीन जो है वो दिल बर्दाश्ता दिखाई दे रहे हैं, जो कि एहतजाज कर रहे हैं। स्टील मिल के पास जो रेलवे ट्रैक है उसको मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दिया। तो दूसरी जानब हम देख रहे हैं जो मुसाफिर हैं जो कराची शहर से दूसरे शहरों के अंदर सफर करना चाह रहे हैं और दीगर जो शहरों से लोग यहाँ पर पहुंचना चाह रहे हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। मुताबिक ट्रेनें जो है उनकी आमदरफ्त का सिलसिला जो है वो मुकम्मल तौर पर
बंद हो चुका है। कराची कैंट स्टेशन पर तकरीबन 5 ट्रेनें हैं जो कराची शहर पहुंचनी है। उसके अलावा कराची शहर से 3 ट्रेनें रवाना होनी है, जिसमें कराकरम एक्सप्रेस, अल्लामा इकबाल और पाकिस्तान एक्सप्रेस शामिल है। 3:30 बजे के करीब जो है वो कराकरम एक्सप्रेस को जो है वो कराची से लाहौर के लिए रवाना हो रहा था, जो कि अब तक जो है वो कैंट स्टेशन पर मौजूद है, जिसकी वजह से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे जो मुसाफिर हैं उनको मुश्किलात का सामना है। किसी किस्म की कोई पोस्टर और बेहतर हिकमत अमली हुकूमत की जानिब से नहीं बनाई गई कि किसी तरीके से स्टील मिल के मुलाजमीन को जो है वो रजामंद किया जा सके, उनके मुतालबात को पूरा किया जा सके या उनके से मज़ाकरात का सिलसिला जो है वो उसको पेश किया जाए। एक जानिब हम देख रहे हैं कि स्टील मिल के मुलाजमीन मुतासर है, तो दूसरी जानिब कराची कैंट स्टेशन पर जो है वो सैकड़ों के करीब मुसाफिर हैं जो मुतासर हुए हैं। कई स्टेशन पर जो है वो ट्रेनें खड़ी हुई हैं। ठीक है, यहाँ पर मुसाफिर बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं जो कि मुश्किलात का शिकार हैं। हसन, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।